गठबंधन, साजिश या रिश्ता 7 जन्मों का। बेहोश शिवन्या, पार्ट 8। इधर आदित्य अपने रूम में जाकर गुस्से से अपने पलंग पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद उठता है और अलमारी खोलकर उसमें से बैग निकालकर अपने कपड़े बैग में डालने लगता है। आदित्य के यूं गुस्से में रघुवीर जी को अपना फैसला सुनाकर चले जाने पर सब लोग स्तब्ध थे। पहली बार आदित्य ने इस तरह से बात की, संजना जी, धीमी आवाज में। बाबूजी, आदित्य बेहद परेशान है, वरना ये आप भी जानते हैं कि वो आपसे इस तरह कभी बात नहीं करता। बाबूजी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, वह जरूर मान जाएगा। लेकिन तब तक क्या हम शिवन्या को। रघुवीर जी, परेशान होने का मतलब यह तो नहीं है कि इंसान अपनी तमीज ही भूल जाए। और रही बात शिवन्या बहू की, तो वो अब इस घर का हिस्सा है, और घर की बहू आउट हाउस में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। आज से पहले हमारे घर की बहू आउट हाउस में ना तो रही है और ना ही कभी रहेगी। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक हम जिंदा हैं। संजना जी, माफ कीजिएगा बाबूजी, अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो। अब से पहले ऐसे हालात भी नहीं हुए थे। इस तरह से धोखा देकर कोई इस घर की बहू भी नहीं बनी थी। घर की बहू नहीं रह सकती। और घर का बेटा, बाबूजी, क्या घर का बेटा आउट हाउस में रहता अच्छा लगेगा? घर का बेटा आउट हाउस में रहे, यह भी तो इस घर की परंपरा नहीं रही ना। रघुवीर जी, संजना बहू, आप बेटे के प्यार में अंधी हो रही है। ये उनका खुद का डिसीजन है। कोई नहीं कह रहा है उन्हें आउट हाउस में रहने के लिए। हम फैसला कर चुके हैं, शिवन्या आउट हाउस में नहीं, इसी घर में रहेगी। अगर किसी को भी हमारे इस फैसले से ऐतराज है या आदित्य के साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं। शादी चाहे जैसे भी हुई है, मत भूलिए कि आदित्य शिवन्या की शादी पूरे विधि विधान के साथ हुई है। संजना बहू, आप अब सिर्फ आदित्य की मां नहीं है, शिवन्या की सास भी है। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जैसे इस घर की बाकी बहुओं को मान सम्मान और अधिकार मिले हैं, वहीं शिवन्या को भी मिले, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। हम चाहेंगे कि औरतों के मसले औरतें ही संभाल लें। आज के बाद हमें इस मसले में बोलने की जरूरत न पड़े। संजना जी, सर झुकाकर, जी बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगी। पहली बार रघुवीर जी ने संजना जी को डांटा था और यह देखकर कामिनी जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। लड्डू फूट रहे थे उनके मन में और उनका मन मयूर नाचते हुए बोल रहा था, आज्ञाकारी। लाडली बहू ने मदर इंडिया के खिताब को संभाल कर रखना ज्यादा सही समझा। इस चक्कर में आदर्श बहू की ट्रॉफी हाथ से खिसक रही है। मैं तो बेकार ही इस लड़की को कोस रही थी। अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो बस कामिनी, तू तमाशा देख। तेल देख, तेल की धार देख। संजना जी नौकरानी को बुलाकर उसके हाथ शिवन्या को तैयार होने के लिए संदेशा भिजवाते हुए बोलती है, आशा जाकर बहू रानी से बोलो कि तैयार हो जाए। थोड़ी देर में उसका गृह प्रवेश है। थोड़ी देर बाद ही नौकरानी वापस आती है और संजना जी के पास जाकर बोलती है, मालकिन, बहू रानी दरवाजा नहीं खोल रही है। संजना जी, अरे हो सकता है सो गई हो, जोर से खटखटाना था ना, आवाज देती। आशा, मालकिन, बहुत जोर जोर से आवाज दी थी, दरवाजा भी बहुत जोर जोर से पीटा, मगर कोई आवाज ही नहीं आई। ये सुनते ही कामिनी जी आग में घी डालते हुए बोलती है, हाय भाभी, कहीं मर तो नहीं गई? रघुवीर जी, क्या बेहूदी बातें कर रही है आप कामिनी बहू? कामिनी जी, हाय राम बाबूजी, घर में सब अच्छे से जानते हैं, जो दिमाग में आता है वही मेरी जुबान पर चला आता है। दिल में कुछ नहीं होता। क्या है ना कि मैल है ही नहीं। दिल में मेरे एकदम दम प्योर है, गंगा जल की तरह। ये बात मेरे मुंह से इसलिए निकल गई क्योंकि अभी अभी घर के नौकरों से पता चला कि शिवन्या ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुनते ही तो रघुवीर जी का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से से संजना जी को घूरते हुए बोलते हैं, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। संजना बहू, आज दूसरी बार आपने हमें शिकायत नहीं बल्कि इतनी गहरी शिकायत का मौका दिया है। रघुवीर, रायचंद के दरवाजे से कोई भूखा नहीं जा सकता और आज हमारे ही घर के आंगन में हमारे ही घर की बहू सुबह से भूखी प्यासी है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे इस तरह से जिम्मेदारियां निभाएंगी?
हमें लगा था आपकी सास की तबीयत खराब है, पैरालिटिक अटैक आया है उन्हें, तो घर की बागडोर आपके हाथ में पूरी तरह से देने का सही समय यही है। मगर हमें लगता है हमें अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। बोलकर रघुवीर जी अपने महलनुमा घर के हॉल से बाहर आकर आउट हाउस की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। बाकी फैमिली मेंबर भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। हाय कैसे मुंह उतर गया था। अब तो चाहकर भी मेरे पैर रुक नहीं रहे हैं नाचने से। इतने लोगों की भीड़ में किसने पता चलना है कि मैं नहीं हूं। मत मार अपने मन को। कामिनी जल्दी से अपने कमरे में जाकर बाहर निकाला अपने डांस को, वरना ये सबके सामने निकल गया तो तेरी खुशी को राजवीर रायचंद नाम का ग्रहण लग जाएगा। जहां बाकी परिवार के मेंबर बाहर की तरफ बढ़ते हैं, वही कामिनी जी अपने रूम में दौड़कर जाती है और खूब लहरा कर नाचती है। आखिर शादी से पहले यही तो कमाई का जरिया था उनका। मजबूरी में नहीं, चॉइस थी। कहानी आगे बढ़ेगी तो फिर कभी वक्त आने पर उनके पास्ट से भी रूबरू करवाएंगे। बल्कि बहुत सारे राज्य है, सभी के तो समय पर उनसे पर्दा उठता रहेगा। रघुवीर जी तेजवीर जी से दरवाजा खटखटाने के लिए बोलते हैं, और जब दरवाजा नहीं खुलता तो फिर कड़क आवाज में बोलते हैं, तोड़ दो दरवाजा। दरवाजा बेहद मजबूत था, बिल्कुल आसान नहीं था उसे तोड़ना। सेजल, प्रांजल और राजीव तीनों एक साथ धक्का मारते हैं। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद दरवाजे की चटकनी टूट जाती है। सब लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो शिवन्या वहीं पलंग के पास बेहोश पड़ी हुई थी। तुरंत शिवन्या को उठाकर सब लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर आदित्य अपना सामान पैक करके नीचे आता है और एक नौकर से अपने सामान आउट हाउस में रखने के लिए बोलता है। आदित्य ये बात बोलकर आगे बढ़ता है कि तभी आशा बोलती है, साहब, आप तो खाना खा लीजिए। आदित्य, हमें भूख नहीं है, तो फिर इतने सारे खाने का क्या करें? आशा बहुत धीमे और बुझे स्वर में बोलती है। आदित्य चौंकते हुए, मतलब क्या किसी ने खाना नहीं खाया? बोलकर गहरी सांस छोड़ते हुए नौकरानी के कुछ भी बोलने से पहले दोबारा बोलता है, आप खाना लगाइए। दादाजी हमसे नाराज हैं, हम अभी उन्हें बुलाकर लाते हैं। आशा, बाबूजी घर पर नहीं है साहब, कोई भी घर पर नहीं है, सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। आशा एक ही सांस में बोल जाती है, गठबंधन, साजिश या रिश्ता, 7 जन्मों का। बेहोश शिवन्या, पार्ट 9। आशा के मुंह से यह सुनकर कि घर में कोई नहीं है, सब हॉस्पिटल गए हैं, आदित्य घबराते हुए बोला, क्यों? क्या हुआ? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? दादी माँ तो ठीक है ना? एक साथ इतने सवाल दाग कर आदित्य बिना आशा के जवाब का इंतजार किए गैराज की तरफ दौड़ते हुए अपना फोन निकालकर कॉल मिलाने ही लगता है कि तभी आशा बोल पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर आदित्य कॉल कनेक्ट होने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आशा, साहब मालकिन को कुछ नहीं हुआ है, वो तो अपने कमरे में है। ये सुनते ही अब आदित्य के कदम वापस आशा की तरफ मुड़ जाते हैं और वो सवालिया नजरों से आशा की तरफ देखता है। आदित्य की बेचैनी और नजरों के सवाल को पढ़ते हुए आशा जवाब देना तो चाहती है, मगर आदित्य को यह सब बताना चाहिए या नहीं, और ये सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेगा, बस इसी कशमकश में नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। आदित्य आशा की तरफ कदम बढ़ाते हुए, दादी माँ, ठीक है तो फिर हॉस्पिटल किसे लेकर गए हैं? आशा, वो साहब, वो। आदित्य गुस्से से, जल्दी बोलो, किसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं? आशा, वो साहब आपकी दुल्हन को। शट अप! जोर से चीखता है आदित्य, इतनी जोर से कि आशा सहम जाती है। कोई नहीं है वो हमारी। खबरदार अगर उनसे हमारा नाम जोड़ने की कोशिश की, दफा हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। गलती हो गई साहब बोलकर आशा घबराते हुए वहां से तेज कदमों से चली जाती है। वहीं आदित्य भी तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अपने रूम में जाकर अपना कबर्ड खोलता है और कपड़ों के बीच छुपाकर रखी शराब की बोतल निकालता है। एक बार फिर शिवन्या का जिक्र आने पर आदित्य गुस्से से पागल हो जाता है और एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अपनी शादी का मंजर घूमने लगता है। आदित्य का कंट्रोल खुद पर से खोने लगता है और उसके हाथ बॉटल के कैप पर कसने लगते हैं और फिर
एक झटके में आदित्य बॉटल खोलकर अपने मुंह से लगाता है और एक सांस में उसे ऐसे अपने गले के नीचे उतरता चला जाता है, कुछ इस तरह जैसे शराब पानी पी रहा हो। कुछ ही मिनटों में पूरी आदित्य घूर कर खाली बॉटल को देखता है तो उस पर उसे एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। आदित्य एकटक उसे देख रहा था। तभी वह लड़की से ठाके लगा लगाकर हंसना शुरू कर देती है और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोलती है, कांग्रेचुलेशन आदि, शादी की। ऑप्स, ये क्या बोल गई मैं? बोलकर वह लड़की अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा लेती है। धोखे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बोलकर एक बार फिर वो लड़की बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसती है। उसका हंसना जब आदित्य के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो गुस्से में उस बॉटल को उठाकर सामने फर्श पर दे मारता है। छन से बोतल टूटकर बिखर जाती है और अब उन टुकड़ों में उस लड़की के बहुत सारे चेहरे दिखने लगते हैं जो आदित्य की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। आदित्य, खामोश हो जाओ। लेकिन वह हंसने की आवाज खामोश होने की बजाय और तेज हो जाती है। आदित्य अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैंने कहा ना प्रिया, बंद करो हंसना। आदित्य का भ्रम, प्रिया, क्यों बंद करूं हंसना? क्या कहा था तुमने? धोखा देना मेरे जैसी लड़कियों की फितरत है। अरे, धोखा खाना तुम्हारी किस्मत है। जब तुम्हारी किस्मत में धोखा ही लिखा है तो मैं तुमसे चाहकर भी वफा कैसे कर लेती? जो चीज तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं, उसकी उम्मीद मुझसे कैसे कर रहे थे? धोखा। बचपन से ही सबसे ज्यादा नफरत रही है ना तुम्हें इस शब्द से। प्रेमिका के धोखा देने पर उसे अपनी जिंदगी से आउट कर दिया। लेकिन हाय रे, तुम्हारी किस्मत पत्नी की एंट्री उसी धोखे का नतीजा निकली। पर क्या करें, गलती तुम्हारी भी तो नहीं है, जिसकी मां ने ही अपने बेटे की जिंदगी में धोखे की नींव। खामोश हो जाओ, आदित्य पूरी तरह से बिफरते हुए बोलता है और साथ ही कांच के टुकड़ों को उठाकर अपनी मुट्ठी में ऐसे भींच लेता है जैसे उन टुकड़ों से आती हुई आवाज को बंद कर देना चाहता था। आवाज तो बंद नहीं होती है, लेकिन आदित्य के हाथ से खून की धार बह निकलती है। आदित्य, चीखते हुए आदित्य की बुआ जी कमरे में आती है और तेजी से दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर आदित्य के हाथ से बहते खून को साफ करती जाती है और साथ ही साथ रोती भी जाती है। क्यों खुद को इतना दर्द दे रहे हो आदि? आपको पता है आपको ऐसे देखकर कितना दर्द होता है हमें? सजल और प्रांजल से भी ज्यादा प्यारे हैं आप हमें। आदित्य छोटे बच्चे की तरह रोते हुए साक्षी जी के गले लग जाता है और रोते हुए बोलता है, चाहकर भी हम वो सब नहीं भूल पाते बुआ। कैसे भुला दे बुआ? बहुत कोशिश करते हैं अपने अतीत से, अतीत की उन कड़वी यादों से पीछा छुड़ाने की, पर क्या कभी कोई अपने वजूद से भाग पाया है? एक रात ऐसी नहीं बीती जब उस दर्द को हमने महसूस ना किया हो। सबसे अच्छी सहेली थी ना वो आपकी, तो आपके जैसी अच्छी क्यों नहीं थी? क्यों छोड़कर चली गई हमें? धुंधला धुंधला सा ही सही, पर उनका प्यार याद आता है। बस प्यार याद आता है, जिसमें कोई छल नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। क्या उनका प्यार दिखावा था? एक फरेब था, मरीचिका जैसा छलावा मात्र था जो होता नहीं है, लेकिन सामने वाले को अपने होने का भ्रम दिखाता है। सिर्फ नजर का धोखा। इतनी डेस्परेट थी वो अपने प्रेमी के लिए कि अपने रास्ते के हर कांटे को हटा देना चाहती थी। साक्षी जी, आदित्य के आंसू अपने आंचल से साफ करके उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए, बस करो आदि, क्यों खुद को तकलीफ देते हो? क्यों बार बार खुद ही खुद के जख्मों को कुरेदते हो? मत बार बार कुरेद कर उन्हें नासूर बनाओ। लेकिन आदित्य उसे तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था और वह अपनी रो में बोलता चला जाता है। दी बड़ी थी, खुद को संभाल लेती थी, लेकिन हमें हर वक्त उनका आंचल चाहिए होता था। 6 साल, 6 साल के ही तो थे हम, लेकिन उन अय्याशियों के बीच में आ रहे थे तभी तो, जिसे जन्म दिया उसे खुद अपने हाथों से खत्म कर देना चाहती थी। बामुश्किल आदित्य के थरथराते हुए होठों से ये शब्द निकल पाते हैं। वैसे भी आसान नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए अपने मुंह से इस तरह के शब्द कह पाना या औरों के मुंह से सुनना।
जितनी मुश्किल से वो शब्द आदित्य के मुंह से बाहर आए थे, उससे कहीं गहरे तक उन शब्दों ने उसकी आत्मा को छलनी किया था। ऐसे लगा था जैसे उसने खुद ही खंजर लेकर अपने दिल को चीर के रख दिया हो। और यह शब्द बोलते हुए जो आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लग रहा था मानो दिल का लहू आंसू बनकर बह रहा था। अगर संजना मॉम नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते। और अच्छा होता कि नहीं होते। अफसोस होता है कि क्यों बचा लिया उन्होंने हमें। उस रोज अपनी जन्म देने वाली मां के हाथों मर जाते तो अच्छा होता। 22 साल हो गए इस घटना को, लेकिन आज भी उस भयानक रात को हम हर रात जीते हैं। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? और यदि कर सकती है तो फिर हमारी ही माँ क्यों? काश उस दिन हम मर ही गए होते तो ये दर्द नहीं होता। आदि, बस करो, बोलकर साक्षी जी आदि के मुंह पर हाथ रख देती हैं और उसके माथे से अपना माथा लगाकर बुरी तरह से रो पड़ती है। एक बार फिर आदित्य जोर से रो पड़ता है। आदित्य को यूं टूटकर बुरी तरह से बिखरते देख साक्षी जी पहले खुद को संभालती हैं और फिर काफी देर तक आदित्य को तसल्ली देने के बाद साक्षी जी आदित्य को बहलाकर बेड पर बिठाती है और अपनी गोद में सिर रखकर उसके सिर को सहलाती है। उनके आंचल में सुबकते हुए आदि एक छोटे बच्चे की तरह सो जाता है।